हेलो फ्यूचर मेकर, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने जो आपका सीरीज़ शुरू किया था इससे पहले, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके बाद आप उसे पहले देख लें, उसके बाद कंटिन्यू करें ताकि आपको समझ में आ सके। तो पिछले वीडियो में मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा था एक राजनेता के रूप में। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक राजनेता के रूप में दादा भाई नौरोजी का क्या योगदान रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और कांग्रेस के विकास में। ठीक है, 7th फेज के लिए जो सीरीज चल रहा है उसी के तहत ये तीसरा पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो चलिए एक राजनेता के रूप में हम लोग दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग, कांग्रेस के नामांकन का श्रेय जो है दादा भाई नौरोजी को जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का नाम किसने रखा था, तो दादा भाई नौरोजी। और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कब कब? 1896 में, 93 में और 1906 में। 96 के बाद 93, फिर 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 3 बार। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ, तो 2 बार आप देखोगे तो कलकत्ता हुआ था। 1886 का कलकत्ता हुआ था और 1906, यानी 86 के 20 साल बाद दोनों कलकत्ता हुआ और दोनों का दादा भाई नौरोजी ने किया। और 86 में 7 जोड़ दो तो 93 का लाहौर में। बीच बीच में मैं ट्रिक भी लेता चलूँगा ताकि आपको याद हो सके, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करवाना नहीं है, आपको याद हो ये भी ज़रूरी है। चलिए अब इनका देखते हैं। ये तो भारत में कांग्रेस के प्रति इनका ये योगदान रहा। लंदन में इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। ठीक है, और 1866 के 20 साल बाद 1886 में आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। और 86 के 20 साल बाद 1906 में फिर कलकत्ता में की थी और 1893 में लाहौर में। धन निकासी का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। धन निकासी का सिद्धांत कि इंग्लैंड जो है हमसे ही धन लूट कर ले जाते हैं और अपना व्यापार करते हैं और हमको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। कहाँ दिया था? तो लंदन में दिया था। और किसके माध्यम से दिया था? तो जो अपने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की थी उसी के माध्यम से दिया था। और लेख था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, और ये प्रकाशित हुई थी 1867 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन निकासी सिद्धांत को कांग्रेस ने समर्थन किया था। और 1896 में ही जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था अधिवेशन की अध्यक्षता, उसी में राष्ट्रगीत जो है भारत का, कौन सा राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम को गाया गया था 1896 में। 1896 में जो है ना, रहमतुल्लाह सियानी ने अध्यक्षता की थी। और लिखा कौन था वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया था। और उस अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ से हैं कि भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम कब गाया गया था, जो 1896 के अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो रहमतुल्लाह सियानी। और लिखा कहाँ गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम को, और आनंद मठ उपन्यास में लिखा है। और 1896 के अधिवेशन में गाया किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड पॉइंट कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का प्रथम सदस्य 1892 में उदारवादी दल से चुनाव जीतने वाले दादा भाई नौरोजी थे। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आप ये कर सकते हो कि किस पार्टी से जीता था, तो उदारवादी। ऐसे भी दादा लोग उदार रहते हैं, तो वैसे भी आप रिलेट कर सकते हो उदारवादी पार्टी से। अब हम लोग जो दूसरे जो है नरम पंथी नेता, अभी तो दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे थे, अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ रहे हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से बनेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, पहला पॉइंट। ठीक है, और 1905 में पुणे। अब आप सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के को कैसे, सर्वेंट्स कौन होगा? अंग्रेज का सर्वेंट्स कौन होगा? जो खोखला इंसान होगा वही सर्वेंट होगा। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है, आप इसको अन्यथा ना लें। चलिए नेक्स्ट है, इनके सहयोगी कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना में गोपाल कृष्ण गोखले का सहयोग किसने किया था? तो इसका ट्रिक है MBA। एम से हो गया M शीतलवाड़, B से BN राव और A से अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है,
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। गांधी के राजनीतिक गुरु, अगर आपको मालूम है कि कौन है तो आप कमेंट करें। और ऐसे भी हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ही गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। 1913 में भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए विधेयक प्रस्तुत करने वाले पहले भारतीय गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आते हैं उदारवादी नेता में तीसरे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के थे, तो बंगाली जो पत्रिका थी इसका संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था, और बंगाली पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी। आप बंगाली से बंगाली लैंग्वेज मत समझ लेना, अंग्रेजी में थी। अ नेशन इन मेकिंग, इसके भी पुस्तक के लेखककार कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब एक अ नेशन इन मेकिंग, एक नेशन कैसे बनेगा? जब एक सुर में बोलेंगे, सब एक साथ देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो नेशन को मेक करना है तो सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा, तो सुर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। और बंगाली लोग ज़्यादातर बनर्जी होते हैं, तो बंगाली से बनर्जी। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी आ रहा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1869 में इन्होंने उत्तीर्ण किया था ICS की परीक्षा, लेकिन उन्हें 1874 में ICS की परीक्षा से हटा दिया गया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया। अब देख लीजिए यहाँ पे भी इंडियन एसोसिएशन माने एसोसिएट करना है, सबको एकजुट करना है। तो एकजुट करने के लिए सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, एक थोड़ा सा बस देख लीजिए कि इल्बर्ट बिल आया था 1885 में, रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया था। क्या था, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिरोज शाह मेहता, अब चौथे जो हैं उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता के बारे में देखते हैं। तो आपको पहले वीडियो में भी देख लिया था आपने कि छठा अधिवेशन 1890 में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी, और कदामनी गांगुली उस अध्यक्षता को संबोधित किया था, उस अधिवेशन को, छठा अधिवेशन जो 1890 में कलकत्ता में हुआ था। और प्रथम महिला थी जो किसी भी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली, कौन थी? तो कदामनी गांगुली थी। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक भी फिरोज शाह मेहता हैं, और बम्बई के जननायक भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अब गरम दल के नेता के बारे में करें। गरम दल में फेमस लाल बाल पाल, आप तो जानते ही होंगे, तो उन्हीं में से हम लोग गरम दल के उग्रवादी नेताओं के बारे में, जिनको उग्रवादी नेता भी कहते हैं। देखिए, तिलक ने केसरी में कहा है, केसरी किसकी पत्रिका है? तो तिलक की, और किस लैंग्वेज में है? मराठी में। साल में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था, और नरमवादी नेता आकर के भाषण देते थे, तो उसी पर कमेंट करते हुए तिलक ने कहा था कि साल में एक बार आप भाषणबाजी करने से अंग्रेज जाने वाले नहीं हैं, इसलिए हमको गर्म रुख अपनाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं उग्रवादी नेताओं के बारे में कौन कौन है। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय पुस्तक लिखा था यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। और यंग इंडिया पुस्तक में ही लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी। सेफ्टी वॉल्व सेफ्टी के रूप में हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा A.O. ह्यूम ने क्यों कांग्रेस की स्थापना की थी, उतना अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। और ये 1916 में प्रकाशित हुआ था, यंग इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, ये भी लाला लाजपत राय ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है, राइटिंग्स, ये भी लाला लाजपत राय ने लिखा है। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट्स भी बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम का है, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है। मेजनी के राजनीतिक गुरु, मेजनी को राजनीतिक गुरु जो है कौन मानता था? तो लाला लाजपत राय जो मेजनी को राजनीतिक गुरु मानते थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेजनी के जीवनीकार कौन थे, तो ये B.D. सावरकर थे। मेजनी के जीवनीकार B.D. सावरकर, लेकिन मेजनी को राजनीतिक गुरु मानने वाले आपके थे लाला लाजपत राय। इंग्लैंड में भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा कौन था? तो इंडिया हाउस था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सावरकर ने 1909 में पिस्टल, ये आप छोड़ दो, ये एकदम छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। आगे, इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? तो सावरकर ने लिखा है। चलिए अब आते हैं दूसरे उग्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल में हमने लाल पढ़ लिया,
अब पाल पढ़ेंगे, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को पढ़ लेंगे। तो विपिन चंद्र पाल की 2 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं, द सोल ऑफ इंडिया और मेरा जीवन समय की यादें। ठीक है, नोट में है कि विवेकानंद मानववादी विचारधारा के थे, तो अगर कभी स्टेटमेंट पूछे और उसमें कुछ मानवतावादी से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो तो आप आंख बंद करके ठीक जो है विवेकानंद कर सकते हैं, जब स्टेटमेंट दिया हो कि ये कथन किसका है तब। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो इनसे क्वेश्चन तो फ्रेम होना लाजमी है। ठीक है, तो पुस्तकें इनकी देख लेते हैं। गीता रहस्य है, इन्होंने मांडले जेल में जो कि बर्मा है वहीं से लिखा था गीता रहस्य। ठीक है, 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की पूना में। केसरी में, जो कि केसरी आपको मैंने बताया बाल गंगाधर तिलक की लिखी है, और केसरी किस भाषा में लिखा गया है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो केसरी में कहा था कि अगर कोई अत्याचार करे तो उसकी हत्या करने पर पाप नहीं लगेगा। तो ये वाक्य उन्होंने गीता से लिया था, जिससे प्रभावित होकर इस वाक्य को सुन करके 1897 में चापेकर बंधु थे, उन्होंने प्लेग अधिकारी आर्मिस्ट की हत्या कर दी थी। चूँकि ये प्लेग अधिकारी वहाँ की महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार कर रहे थे, और केसरी में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि अगर आप पे कोई अत्याचार करे और उसकी हत्या कर दो तो पाप नहीं लगेगा। तो इससे प्रभावित होकर चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी थी प्लेग अधिकारी आर्मिस्ट की 1897 में। पुस्तक इनका लिखा हुआ है द आर्किटिक होम्स ऑफ वेदास और रिवेट्स, ये 2 पुस्तकें इनकी। चलिए आगे। 1908 में तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेजा गया, जिसके विरोध में बम्बई में मजदूरों की प्रथम राजनीतिक हड़ताल हुई। तो 1908 में तिलक को बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था, और वहीं पे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अभी आपने देखा था कि मांडले जेल से ही उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। ठीक है, 6 वर्ष बाद 1914 में रहा, और तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अब अरविंद घोष ये अनुशीलन समिति के हिंसक गुट युगांतर गुट के सदस्य थे। 1902 में युगांतर गुट का स्थापना हुई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर में, ठीक है, 1908 में मुजफ्फरपुर में युगांतर गुट के 2 सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की जगह कैनेडी, आपको मुजफ्फरपुर कांड याद होगा जो कि 1908 में हुआ था, यहाँ पे उन्होंने प्लान किया था किंग्सफोर्ड की हत्या करने का, लेकिन गलती से कैनेडी को मार दिया था। कौन था उसमें? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। और ये किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो युगांतर गुट से जुड़े हुए थे। इसमें अरविंद घोष भी अभियुक्त बनाए गए थे, जिन्हें CR दास ने बचाया था। ठीक है, अलीपुर सडन केस 1908। पुस्तक इनका कौन सा है? अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। आप ऐसे करो कि मैं अपने लाइफ को डिवाइन कर लेता हूँ। डिवाइन का मतलब है मतलब अध्यात्म से जुड़ जाता हूँ, ऐसा मैंने घोषणा कर दिया। तो आज से मैंने घोषणा किया कि अपना लाइफ को मैं डिवाइन कर दूंगा, आध्यात्म में लगा दूंगा। तो घोषणा कर दिया मतलब अरविंद घोष। अब हमारा जो है उग्रवादी नेता भी ख़त्म हो गए। जितने क्वेश्चन बने थे यहीं से बनेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन सबको करते हुए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1947 तक का, वहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, कल भी वीडियो आएगा, अब लगातार वीडियो आएगा, कोई इश्यू नहीं है अब। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और ठीक है, तो करते हैं तैयारी मिलकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।